एक उंगली के हल्के से फ्लिक के साथ स्टार पियर्सिंग कैनन की ट्रेजेक्टरी क्लियरली शिफ्ट हो गई और वो साइड की तरफ शूट हो गई। एक पल बाद दूर वाली अर्थ से एक बहुत बड़ा डार्क स्पीयर ऊपर उठा और जमीन पर एक परफेक्टली गोल क्रेटर छोड़ गया। जैंगी फाइट को लंबा खींचने वाला नहीं था। उसे पता था प्लेटो कितना स्ट्रांग है और वो सीधा जाकर उसे हेड ऑन कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था। इस छोटे से एक्सचेंज के मूवमेंट का फायदा उठाते हुए उसने पहले एक डायमेंशनल गेट खोल दिया था और मोराना की लोकेशन की तरफ रश कर गया। प्लेटो ने भौहें सिकुड़ ली। क्या तुम यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने आए हो? स्पेशल एबिलिटीज वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दे सकता। उसकी आंखें सीरियस हो गई। वो दो डेंजरस एनिमीज का सामना कर रहा था। दोनों के पास यूनिक एबिलिटीज थी और सिर्फ इस वजह से केयरलेस नहीं हो सकता था क्योंकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग था। उसने हवा में अपने हाथ जोड़ लिए, एक हाथ ऊपर और दूसरा नीचे, और उसकी नैन पावर्स उसकी हथेलियों में जमा होने लगी जो मिलकर एक बहुत ही पावरफुल नैन वेव बना रही थी। फिर उसने टेलीकाइनेटिक प्रोजेक्टाइल को ऊपर हवा में उठाया और उस आइसी टोर्नेडो की तरफ भेज दिया जो पूरे एरिया को घेर चुका था। प्रोजेक्टाइल हवा में होवर करने लगा और प्लेटो ने तेज तरीके से उंगली आगे की तरफ पॉइंट की। साइकिक बुलेट जो सिर्फ एक मुट्ठी जितना बड़ा था, वुश करता हुआ तुरंत उस मैसिव पहाड़ जैसे आइस टोर्नेडो तक पहुंच गया। बिल्कुल एवलांच की तरह बड़ा सा आइस और स्नो का वॉल टूट गया और बर्फ और स्नो हर दिशा में उड़ने लगी। मोराना के डिफेंसेस प्लेटो के अटैक से ब्रीच हो गए और बिना किसी और ट्रबल को इनवाइट किए उसने डिसाइड किया कि सारे अनस्टेबल फैक्टर्स को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना ही बेटर होगा। उसकी डायरेक्शन से डजन्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स उसकी तरफ शूट हो गए। इस वक्त जैंगी भी मोराना के पास आ गया। दोनों पहले मिल चुके थे लेकिन एक दूसरे से ज्यादा फेमिलियर नहीं थे। जैंगी ने मोराना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें उसके करीब ले जाऊंगा, फिर तुम अपनी एबिलिटी यूज करके उसे सील कर देना। मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। मोराना ने आती हुई डेंजरस अटैक्स को महसूस कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा बल्कि उसकी आंखों से गहरी नीली रोशनी फूट पड़ी। उसके आसपास का सारा फ्रोस्ट कंडेंस होने लगा और जमीन, आसमान और सारी बर्फ और स्नो उसके कंट्रोल में आ गई। उसने एक के बाद एक टावरिंग आइस और स्नो वॉल्स बनाना शुरू किए, लेयर के ऊपर लेयर, और सिर्फ एक पल में उसने जमीन पर एक पूरा आइस और स्नो का शहर खड़ा कर दिया। मोटी सिटी वॉल्स 100 किलोमीटर तक फैल गई जो उसकी सबसे पावरफुल डिफेंस थी। चाहे लव ऑफ डेथ का शॉक वेव हो, ये सारी आइस वॉल्स को एक साथ फ्रंट से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस मूव को यूज करने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो डजन्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स के अटैक को सरवाइव नहीं कर पाती। जैंगी ने मोराना की कलाई मजबूती से पकड़ी क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ स्पेशल टेलीपोर्टेशन यूज करके भी वो इस अटैक से बच नहीं सकता। जब सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो जो इंस्टेंट शॉक वेव निकलती है वो उस जगह को भी इनगल्फ कर लेती है जहां वो नेक्स्ट अपीयर होने वाले होते हैं। मोराना की स्नो कवर्ड वॉल्स उसकी नज़र में आई, लेकिन उसे पता था कि ये उन्हें कंप्लीटली रोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये चीज़ कितनी टेरिफाइंग होती है, और जैसे उसने सोचा था, दूर के डिस्टेंस में मैसिव आइस और स्नो वॉल्स के ऊपर उसे एक के बाद एक लाल सूरज उठते हुए दिखाई दिए। बर्फ के थ्रू देखने पर वो सूरज और भी बड़े लग रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी जलती हुई एनर्जी हर तरफ फैल गई। ये काम नहीं करेगा, मेरे साथ आओ। जैंगी ने मोराना का हाथ पकड़ा। उनके पीछे एक डायमेंशनल पोर्टल खुला और उसे दूसरे डायमेंशनल स्पेस में ले गया। प्लेटो की आंखें सामने की स्पेस को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर का एक्सप्लोजन ऐसा होता है कि अटैकर को भी एक सेफ डिस्टेंस रखनी पड़ती है, वरना वो खुद ब्लास्ट के रेंज में आ सकता है। अब तक वो पूरी तरह से मर चुके होने चाहिए थे। उसने ऐसा ही जजमेंट पास किया। इसी वजह से उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कार्बन बेस्ड सिविलाइजेशन से सिलिकॉन बेस्ड सिविलाइजेशन की तरफ ट्रांजिशन किया था। इस तरह के सिस्टम में इंसेनली पावरफुल वेपन्स बनाना आसान हो जाता है। एक सुपर पावर्स रखने वाले के रूप में वो बिल्कुल भी इस लेवल की एनर्जी वाले अटैक यूज़ नहीं कर सकता। इतने सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स एक साथ कंज्यूम करने का ख्याल आते ही उसके मन में थोड़ा रिग्रेट भी हुआ। वो मटेरियल उनकी सिविलाइजेशन के अनेक सालों की मेहनत का नतीजा था।
और खासकर अब उसे दोबारा रिप्लेनिश करना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उन सारे अनस्टेबल फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए उसे यूज़ करने की उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उसे याद था कि ये मेल ह्यूमन जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, एक ऐसी पावर रखता है जिससे वो टेम्पररी करंट स्पेस से डिसअपेयर हो सकता है। लेकिन 30 सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर से निकली एनर्जी उसकी डिफेंसेस तोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी। प्लाटो जानता था कि जैंगी के पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, लेकिन वो इस एबिलिटी के प्रिंसिपल को नहीं समझता था और सिर्फ इसे एक सुपर पावरफुल डिफेंसिव कैपेबिलिटी के रूप में देखता था। इसी वजह से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि जैंगी और मोराना या तो मर चुके होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड होंगे, क्योंकि 30 सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स के एक्सप्लोजन के बाद चाहे किसी के पास सबसे एडवांस डीमन गॉड मेका ही क्यों ना हो, सवियर इंजरी अवॉइड नहीं की जा सकती। लेकिन ये कॉन्फिडेंस और कामनेस उसकी आंखों से बहुत जल्दी गायब हो गया। जैसे ही जैंगी और मोराना वॉइड के बीच अपीयर हुए, उसका इंडिफरेंट एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। मोराना की मेंटल स्टेट इस वक्त काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था किसी और डायमेंशन में जाने का, और बॉडी और माइंड के बीच इंटेंस सेपरेशन का फीलिंग उसे लगभग कोलैप्स के ब्रिंक पर ले आया था। अगर उसकी विल स्ट्रांग नहीं होती तो वो इसको कभी एंड्योर नहीं कर पाती। अब भी जब वो वापस सामने आई, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से बैटलफील्ड पर नहीं रही हो। जैंगी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा। होश में आओ, हमें जैसे डिसाइड हुआ था वैसे उस बंदे को गिराने का तरीका ढूंढना होगा। तुम एब्सोल्यूट जीरो यूज करके उस कंट्रोल में लाओ, चाहे डीमन गॉड भी कितना भी स्ट्रांग हो। मोराना और यांग शिनशिन की कंबाइंड एबिलिटीज एक टॉप नॉच पेयरिंग था, जहां नियर रूल बेस्ड एब्सोल्यूट जीरो और रूल बेस्ड यांग शिनशिन साथ में काम करते। चाहे अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, जैसे ही वो एक वीकनेस दिखाता है वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन मोराना ने जैंगी को गहरी नज़र से देखा। ये उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। एब्सोल्यूट जीरो का अटैक सिर्फ मैं ही अचीव कर सकती हूँ। जैंगी ने हल्की सी भौएं सिकुड़ी और कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्यों? उसे पूरा भरोसा था कि मोराना अपनी एबिलिटीज यूज करके अपोनेंट को सील कर सकती है और फिर बस किसी एलाई को प्लाटो के डिफेंस तोड़कर उसे सीधा किल करना होगा। मोराना ने कहा, मेरा एब्सोल्यूट जीरो कोई टारगेट एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल है। इसका मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर सब कुछ लगभग एक स्टैटिक स्टेट में चला जाता है, सिर्फ मैं ही मूव कर सकती हूँ। उसने जैंगी की तरफ देखा और कहा, बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा वो भी बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। जैंगी मुस्कुराया, लेकिन एक और सिचुएशन है जो तुमने मेंशन नहीं की। जैंगी ने शांत तरीके से उंगली पॉइंट की। नैन एबिलिटीज इस कैटेगरी में नहीं आती। नैन दिमाग से ओरिजिनेट होती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की विल से पैदा होने वाली पावर होती है जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। ये प्रेजेंट वर्ल्ड के टाइम के फ्लो से अफेक्ट नहीं होती। ये एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से ऊपर है। जैंगी इस बात से काफ़ी फेमिलियर था। उसका अल्टरनेट डायमेंशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता था। इसी वजह से वहाँ के लोग बॉडी और सोल से सेपरेट महसूस फील करते हैं। तुम कह रहे हो कि तुम एक पावरफुल नैन यूजर लेके आए हो? मोराना ने भावें सिकुड़कर हिला दिया। अगर उसकी स्ट्रेंथ डीमन गॉड बी से ज्यादा नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर जैंगी ने कहा, यह नन एबिलिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी एबिलिटी है जो इससे भी ज्यादा अनसॉल्वेबल है। जब वो बात कर रहे थे तब तक जैंगी मोराना को पूरे एरिया के बीच से ले जा चुका था और प्लाटो को जानबूझकर मोराना की एबिलिटीज के रेंज के अंदर रखे हुए था। बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, हमें एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हम इतनी दूर तक बिना वजह तो आए नहीं हो सकते, जैंगी ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि मोराना के मन में अभी भी थोड़े डाउट्स थे। उसे लग रहा था कि जैंगी उसे वहां से ले जाकर डेथ के क्राइसिस को टेम्पररी अवॉइड कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो जैंगी की बात मानेगी और एक बार ट्राई करेगी। इसीलिए अपनी इंजरीज के बावजूद उसने एक बार फिर एब्सोल्यूट जीरो का डोमेन अनलीश कर दिया। 0.1 सेकेंड पहले ही जैंगी वहां से निकल चुका था, उस टेरिटरी के पूरी तरह से स्प्रेड होने से पहले। अगर वो खुद इस सिचुएशन में फंस जाता तो आगे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता। ये इसीलिए भी था ताकि मोराना उन्हें बिट्रे ना कर सके। जैसे ही ये सब कंप्लीट हुआ, पूरी स्पेस एक फोटोग्राफ की तरह इंस्टेंट फ्रीज हो गई।
प्लाटो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों ह्यूमंस उसके अटैक को सरवाइव कर लेंगे। शॉक और जैंगी की सडन स्पेशल एबिलिटी के कंबाइंड इम्पैक्ट ने उसे एक बार फिर से हिट कर दिया। प्लाटो के दिल में एक अजीब सी फोरबोर्डिंग फीलिंग उठने लगी। उसे पता था कि उसके अपोनेंट्स अब कोई ना कोई स्पेशल मेथड यूज करके उस पर अटैक करेंगे, लेकिन मोराना पहले की तरह उसकी तरफ बढ़ने के बजाय अपने आप को गहरी डार्क ब्लू आइस की मोटी लेयर से कवर कर लिया था ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अपना बॉडी मूव न कर पाने की वजह से प्लाटो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपनी पावरफुल नल एबिलिटी का यूज करना, जो उसके दिमाग से जन्मी पावर थी, और एक मेंटल स्टॉर्म क्रिएट करना ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। फिर भी सिर्फ इतनी सी एबिलिटी भी लोगों को अलर्ट करने के लिए काफ़ी होती है। चाहे वो अपने टेक्नोलॉजिकल वेपन्स यूज़ ना भी करे, सिर्फ अपनी नन एबिलिटीज़ के दम पर वो मैकेनिकल सिविलाइजेशन के टॉप पावर हाउसेस में से एक है। मोराना ये सब करने के बाद दूर खड़े जैंगी की तरफ आंखों के कोने से देख लेती है। वो एब्सोल्यूट ज़ीरो को हमेशा के लिए मेंटेन नहीं कर सकती थी और अपनी इंजरीज के साथ वो जैंगी के लिए सिर्फ एक ही मौका क्रिएट कर सकती थी। अगर जैंगी फेल हो जाता तो वो इस बैटलफील्ड को छोड़ने का डिसीजन ले लेगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो जोन के एज पर खड़ा जैंगी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और मुयान को शैडो स्पेस एक्टिवेट करने के लिए कहता है। एक लड़की जो ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जिसके लंबे बाल वाटरफॉल की तरह बह रहे थे, जैंगी के पास हवा में तैरती हुई नजर आई। ये यांग शिनशिन का फ्रंट लाइंस पर पहला अपीयरेंस था एपिसोलॉन पर प्रमोट होने के बाद। उसकी रूल बेस्ड एबिलिटीज लोगों के दिल और दिमाग को मैनिपुलेट करने की पावर रखती है और साथ ही 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के मटेरियल डिफेंसेस को भी पेनिट्रेट कर सकती है। इसीलिए नेचुरली एब्सोल्यूट ज़ीरो जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के मॉलिक्यूलर मोशंस को फ्रीज करता है, उसकी एबिलिटी को रोक नहीं सकता। सब कुछ पहले से प्लान था, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यांग शिनशिन ने अपना राइट हैंड उठाया और उसकी ओबिसिडियन जैसे काली आंखें तेज चमक उठी। मेरा पपेट बन जाओ। एक टावरिंग ब्लैक मिस्ट यांग शिनशिन के बॉडी से फूट पड़ी। उसके घने काले बाल हवा में लहराते हुए आसमान तक उठ गए और वो एक टेरिफाइंग लेकिन ब्यूटीफुल विच की तरह लग रही थी। घनी काली धुंध उसके पीछे बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स में बदल गई, जो बिल्कुल एरी घोंसली एनर्जी जैसे लग रहे थे। इस इमेंस घोंसली ऑरा के बीच अचानक एक बड़ा जेट ब्लैक विंग वूश की आवाज के साथ खुल गया और उसके काले फेदर्स हवा में फड़फड़ाने लगे। यांग शिनशिन के पास खड़े जैंगी ने एपिसोलॉन पर एडवांस होने के बाद उसकी नई एबिलिटीज देखकर गहरी सांस ली। उन बड़े डार्क क्लाउड्स के अंदर एक जाइगेंटिक ब्लैक फिगर था, एक एंजल जिसके पास 6 पेयर्स सड़ चुके जेट ब्लैक विंग्स थे। उसका बॉडी स्टिचेस से भरा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल एक मैनिपुलेटेड पपेट की तरह अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसके मैसिव बॉडी के साथ ऊपर देखने पर हर एक जॉइंट को कंट्रोल करते हुए काले धागे नजर आ रहे थे। 2 बड़े सफेद हाथ डार्क क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा था। यांग शिनशिन ने एंजल का सेकंड फॉर्म डिजायर किया, फॉलन एंजल पपेट। वो बड़े सफेद हाथ यांग शिनशिन के हाथों के घूमने के साथ एंजल पपेट को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके जेट ब्लैक विंग्स को बॉडी से निकालकर उन्हें एरो में बदल देते हैं और एक रस्टी ग्रीन बो में रख देते हैं। उसने बो खींचा, एरो लगाया और प्लाटो की तरफ शूट कर दिया, जो अभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो जोन में फंसा हुआ था। प्लाटो का ध्यान पहले मोराना और जैंगी पर था और वो इस बात से सावधान था कि कहीं ये दोनों अचानक कुछ ना करें, लेकिन क्योंकि वो मोराना और जैंगी को अच्छी तरह जानता था और उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक उसके पास थी, इसीलिए वो ज़्यादा नर्वस नहीं था। पर यांग शिनशिन का अचानक इस बैटलफील्ड पर आना उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्राइसिस ले आया, क्योंकि जो चीज़ अननोन होती है वो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और एक पावरफुल और इंटेलिजेंट एनिमी इतने क्रिटिकल मोमेंट पर कभी भी किसी मीनिंगलेस सुपर ह्यूमन को बैटलफील्ड पर नहीं लाता। इसीलिए उस लड़ाई के पीछे से पपेट डॉल एंजल के द्वारा छोड़ा गया ब्लैक एरो किसी भी हाल में लगना नहीं चाहिए था। प्लाटो एक्सट्रीम अलर्ट हो गया और उसकी आंखें दूर से तेजी से आते हुए ब्लैक एरो पर जम गई। जब वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के रल्म में एंटर हुआ तब भी उसकी स्पीड सिर्फ थोड़ी सी स्लो हुई,
लेकिन फिर भी वो काफ़ी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोराना ने कहा था। एब्सोल्यूट ज़ीरो का इफेक्ट जो मॉलिकुलर मोशन को बाइंड करता है उन अटैक्स के अगेंस्ट लगभग बेकार होता है जो थॉट्स के फॉर्म में होते हैं। प्लाटो की नज़र सीरियस हो गई और उसकी आंखों के अंदर का डिस्टॉर्टेड लाइट धीरे धीरे और भी टेरिफाइंग बनने लगा। उसके दिमाग से एक पावरफुल साइकिक एनर्जी स्टॉर्म फूटा जो उसके आसपास की स्पेस के लाइट और शैडो को भी डिस्टॉर्ट करता था। ब्लैक एरो की डायरेक्शन में लपक गया। जैंगी बिना पलक झपकाए ब्लैक एरो को घूर रहा था। डीमन गॉड बी को हरा पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह यांग शिनशिन की एबिलिटी पर डिपेंड करता था। स्पेस के लाइट और शैडो जोर जोर से कांपने लगे। नेन एबिलिटी की नेचर यांग शिनशिन के एरो से काफ़ी मिलती जुलती थी और इस पावर ने वाकई एरो की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट किया। उसकी स्पीड कम हो गई लेकिन फिर भी वो एक मजबूत मोमेंटम के साथ प्लाटो की तरफ बढ़ता रहा। प्लाटो इस वक्त मूव नहीं कर सकता था जब तक कि वो अपने पावरफुल नेन एबिलिटी यूज़ करके तुरंत मोराना को किल ना कर दे जिसने एब्सोल्यूट ज़ीरो का फील्ड सेट किया हुआ था, वरना उसका बॉडी इसी मोबाइल स्टेट में रहने वाला था। लेकिन मोराना पहले से अलर्ट थी और काफ़ी दूर खड़ी थी। प्लाटो को अब इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ब्लैक एरो उसे हिट ना कर दे। जैसे कि वो कोई मूव करने का सोचता, ब्लैक एरो सीधा उसके सर की तरफ आ रहा था और कुछ ही पल में वो प्लाटो से 5 मीटर से भी कम दूर रह गया। प्लाटो के सर के अंदर जहां उसका एनर्जी सोर्स था, कोर पावर पागलपन की हद तक एरप्ट करने लगी। मुझे इस एरो को रोकना ही होगा। मुझे इसके अंदर किसी स्पेशल पावर का एहसास हो रहा है। अगर ये मुझे लग गया तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। प्लाटो का तेज सेंस ऑफ डेंजर उसे अपनी सबसे पावरफुल नेन एबिलिटीज अनलीश करने पर मजबूर कर देता है। ब्लैक एरो हेड्स कांपने लगे और उनकी स्पीड और भी ज़्यादा स्लो हो गई। जैसे ही एरो बो से रिलीज हुआ, जैंगी और यांग शिनशिन अब कोई और मूव नहीं कर सकते थे और बस हेल्पलेस होकर देख सकते थे कि वो प्लाटो के बॉडी को हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सक्सीड हो गए तो सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। जैंगी, मोराना और यांग शिनशिन तीनों ने मिलकर प्लाटो के डिफेंसेस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे इंस्टेंटली किल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्लाटो खुद ये काम जरूर कर सकता था। इस मोमेंट पर यांग शिनशिन ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे खड़ा फॉलन एंजल पपेट जो काले सिल्क जैसे धागों से कंट्रोल हो रहा था, उसने अपने सड़ चुके फेदर्स दोबारा तोड़ लिए और उन्हें एरोज में बदल दिए जो सीधा प्लाटो की तरफ शूट हो गए। अगर पहला एरो फेल हो जाए तो वो सेकेंड एरो को बैकअप के रूप में यूज करना चाहती थी। पहला एरो लगभग प्लाटो तक पहुंच चुका था, उसके स्टील बॉडी को ऑलमोस्ट टच करने वाला था। उसी पल प्लाटो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो उसके स्टील मास्क के नीचे छुपी हुई थी। उसकी टेलीकिनेटिक पावर इरप्ट हो गई और इतनी क्लोज रेंज पर उसने आखिरकार उस ब्लैक एरो को उसकी अननोन पावर के साथ हिला दिया। उसकी पावर रूल सिस्टम के एरोस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उनकी ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट कर सकता था। प्लाटो का बॉडी अचानक ऐसे फ्रीज हो गया जैसे किसी पुरानी मूवी के ओवरलैपिंग फ्रेम्स, जहां एक के बाद एक ब्रोकन इमेजेस दिखते हैं। फिर उन फोर्सेस ने ज़बरदस्ती उसके बॉडी को उस जगह से पुश कर दिया जहां वो ओरिजिनली था। ब्लैक एरोस बिल्कुल खामोशी से उसके पास से गुजरते हुए नीचे की तरफ शूट हो गए। मोराना की आंखें हैरानी से फैल गई। ये पहली बार था जब कोई इंसान उसके एब्सोल्यूट ज़ीरो जोन के अंदर मूव कर पाया था। प्लाटो के मैकेनिकल बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि मशीन्स का ऑपरेशन इनएविटेबली मॉलिक्यूलर मोशन इन्वॉल्व करती है। मतलब ये था कि प्लाटो ने मोराना के रूल्स को सिर्फ अपनी पावरफुल नैन एबिलिटी के दम पर तोड़ दिया था। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होना चाहिए था जब तक कि किसी की स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट सुपीरियर लेवल पार ना हो। खुशकिस्मती से भले ही प्लाटो ने एरिया के अंदर कुछ टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स मूवमेंट किया हो, लेकिन उसकी स्पीड फिर भी बहुत स्लो थी। बॉडी का मूव ना कर पाना असल में एक लिमिटेशन थी और वो सिर्फ टेलीकिनेसिस का यूज करके एब्सोल्यूट ज़ीरो की फोर्स को ज़बरदस्ती रेजिस्ट नहीं कर रहा था, जिससे बॉडी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही थी। यांग शिनशिन का सेकंड एरो इसी मूवमेंट के लिए रेडी था, लेकिन पहले एक्सपीरियंस से सीख चुका प्लाटो इतनी आसानी से दोबारा फंसने वाला नहीं था। एब्सोल्यूट ज़ीरो जोन के अंदर भी
उसके मूवमेंट स्लो थी, लेकिन जब तक वो यांग शिनशिन के एरोस को डॉज करता रहेगा तब तक कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैंगी के लिए तो और भी मुश्किल था कि वो एब्सोल्यूट डोमेन के अंदर कोई मूव करे। ऐसा इसीलिए नहीं था कि वो चाहता नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मेंटल एनर्जी के अलावा कोई भी चीज़ डोमेन के अंदर एंटर करना बिल्कुल बेकार होता और उल्टा मोराना को ही अफेक्ट कर सकता था। एक एरो फेल हो गया और दूसरा एरो भी प्लाटो को मिस कर गया। यांग शिनशिन ने भौएं सिकुड़ ली और उसकी गहरी ओबिसिडियन जैसी आंखों में डिस्प्लेजर की एक झलक दिखाई दी। एपिसलोन पर एडवांस होने के बाद ये उसकी पहली बैटल थी और इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होनी चाहिए थी। वो जैंगी की सबसे इम्पोर्टेंट असिस्टेंट थी। वो रेयरली बैटलफील्ड पर और उल्टा मोराना को ही अफेक्ट कर सकता था। एक एरो फेल हो गया और दूसरा एरो भी प्लाटो को मिस कर गया। यांग शिनशिन ने भौएं सिकुड़ ली और उसकी गहरी ओबिसिडियन जैसी आंखों में डिस्प्लेजर की एक झलक दिखाई दी। एपिसलोन पर एडवांस होने के बाद ये उसकी पहली बैटल थी और इसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होनी चाहिए थी। वो जैंगी की सबसे इम्पोर्टेंट असिस्टेंट थी। वो रेयरली बैटलफील्ड पर आती थी, लेकिन जब भी आती थी विक्ट्री ऑलमोस्ट गारंटीड होती थी। उसका दिमाग बिजली की स्पीड से काम कर रहा था और एक सेकंड से भी कम वक्त में उसने एक सोल्यूशन निकाल ली। भाई, मुझे तुम्हारा बॉडी कंट्रोल करने दो, यांग शिनशिन ने जैंगी से कहा। जैंगी एक पल के लिए रुका, फिर बिना देर किए नॉड किया। ठीक है, उसे यांग शिनशिन पर पूरा भरोसा था। इस क्रिटिकल मोमेंट पर किसी को भी नहीं पता था कि मोराना और कितनी देर तक एब्सोल्यूट जीरो फील मेंटेन कर पाएगी, इसीलिए और सवाल पूछने का बिल्कुल टाइम नहीं था। उन्हें पूरी तरह यांग शिनशिन के साथ कोऑपरेट करना ही था। बिना कुछ कहे यांग शिनशिन ने अपने पीछे एक बड़े फॉग से 2 और काले धागे नीचे भेजे जो सीधा जैंगी की तरफ आ गए। जैंगी ने डॉज नहीं किया और उन काले धागों को अपनी बाहों को बांधने दिया। एक ठंडी सी सेंसेशन उसकी बाहों के ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ सुन्न हो गए, जैसे उसका बॉडी ऊपर से कंट्रोल छोड़ गया हो। फॉलन पपेट की पावर ये थी कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है, और जो भी सुपर ह्यूमन इसके कंट्रोल में आता है उसकी सारी एबिलिटीज यांग शिनशिन के द्वारा यूज की जा सकती है। जैंगी बस हेल्पलेस होकर देख पाया कि उसके पीछे काले सड़ चुके विंग्स वाला एक जाइगेंटिक पपेट एंजल अपीयर हो गया। फिर बिना उसे नोटिस हुए उसके हाथों में काले फेदर से बना एक बड़ा सा लॉन्ग बो और एक एरो आ गया। उसकी लेफ्ट आई में सेकेंड हैंड ऑफ टाइम की पावर एक्टिवेट हो गई। बेकाबू घूमता हुआ सेकेंड हैंड उसकी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स के काउंटलेस ट्रेजेक्टरीज बना रहा था। जब जैंगी का नजर प्लाटो की ट्रेजेक्टरी पर टिका हुआ था, तब यांग शिनशिन का एब्सोल्यूट कंट्रोल एरो, मोराना के एब्सोल्यूट जीरो और जैंगी के सेकेंड हैंड ऑफ टाइम जो अगले 3 सेकंड के अपोनेंट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता था, तीनों एक साथ बाइंड हो गए। अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटीज को जोड़कर उन तीनों ने प्लाटो की तरफ तीसरा एरो फायर किया। जेट ब्लैक एरो जैंगी के हाथ से निकला और पल भर में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ गया। उसकी स्पीड कुछ खास ज्यादा नहीं थी और एपिसलोन लेवल का कोई भी सुपर ह्यूमन इसे डॉज कर सकता था, लेकिन इस वक्त प्लाटो के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जैसे ही जैंगी ने पहला एरो शूट किया, यांग शिनशिन ने तुरंत सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एरोज भी शूट कर दिए। उसने अपने हाथ दिल पर रख लिया और खांसने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, क्योंकि इतनी पावरफुल रूल एनर्जी को एक साथ यूज करना उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहा था। जैंगी का दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर ये अटैक फिर से फेल हो गया तो वो तुरंत सबको यहाँ से ले जाएगा। प्लाटो के एनर्जी कोर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो यांग शिनशिन की फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। 5 एरोज लगभग एक ही लाइन में प्लाटो के बॉडी की तरफ शूट हुए। जैंगी की एबिलिटीज की वजह से प्लाटो के मूव करने के सारे पॉसिबल पाथ्स पहले ही ब्लॉक हो चुके थे। एब्सोल्यूट जीरो जोन के अंदर उसका मूवमेंट रेंज प्रेडिक्ट किया जा सकता था। वो चाहे जहां भी छुपने की कोशिश करे, आखिरकार कोई ना कोई एरो उसे हिट कर ही देता। और वाकई इस अटैक ने प्लाटो को भी इसी ट्रबलसम प्रॉब्लम का एहसास करवा दिया। उसका दिमाग पागलों की तरह काम कर रहा था। अगर हम अपनी सारी पावर एक ही साथ अनलीश कर दे तो भी शायद हम 5 एरोज को डॉज नहीं कर पाएंगे।
स्पेस टाइम एबिलिटी यूज़र और फ्रोस्ट एबिलिटी यूज़र के पास अभी भी दोबारा लड़ने की स्ट्रेंथ बची हुई है। अगर हम एक ही बार में बहुत ज़्यादा पावर खर्च कर देंगे तो बैटलफील्ड पर अपर हैंड पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, चाहे उनकी एबिलिटीज कुछ भी हो, जब तक हम अपने वाइटल पॉइंट्स अवॉइड कर लें, क्या वही काफ़ी नहीं होगा? इस सोच के साथ उसने अपनी टेलीकिनेटिक पावर को पागलपन की हद तक एक्टिवेट कर दिया। वो फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि मोराना के मुंह के कोने से खून निकल आया जब वो डोमेन को मेंटेन कर रही थी। उस एरिया में मल्टीपल आफ्टर इमेजेस दिखाई देने लगे। ये 3 पावरफुल लोगों का कंबाइंड सबसे स्ट्रांग अटैक था। ये तीनों ही एक्सट्रीमली पावरफुल थे और उनकी कोऑर्डिनेशन भी लगभग परफेक्ट थी। इसी वजह से भले ही प्लाटो ने 3 एरोज डॉज कर लिए, लेकिन उसका लेफ्ट लेग और राइट आर्म फिर भी अनअवॉइडेबल तरीके से एरो से हिट हो गए। ये कामयाब हो गया। मोराना और जैंगी दोनों की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। जब तक यांग शिनशिन की एबिलिटीज अपने टारगेट को हिट कर लेती है, सिचुएशन हमेशा उनके फेवर में ही डेवलप होती है। इस पॉइंट पर मोराना की एबिलिटीज अपने लिमिट तक पहुंच चुकी थी। इतने लार्ज स्केल और पावरफुल डोमेन को मेंटेन करना उसके लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो गया था। उसने डोमेन का कंट्रोल छोड़ दिया और बिना कुछ कहे जैंगी ने पहले ही डिवाइन रिफाइनमेंट निकाल लिया, जो एक बहुत बड़े स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो गया और सीधा प्लाटो की तरफ एम किया गया। सबसे पावरफुल एनर्जी एक जगह गैदर हुई और स्टार पियर्सिंग कैनन ने तुरंत उस 5 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस को क्रॉस कर लिया जो उस और प्लाटो के बीच था और सीधा उसके बॉडी पर जा लगा। डीमन गॉड प्लाटो का वो बॉडी डोमेन से बाहर आने और यांग शिनशिन के एरो के कंट्रोल में होने के बाद जैंगी के अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया। वो एक मीटेरॉइड की तरह ब्लास्ट होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो पावरफुल एनर्जी उसे पूरी तरह से एनवलप कर गई और जैसे ही वो गिरा जमीन फट सी गई। स्टार पियर्सिंग कैनन की रोशनी होराइजन तक चमक उठी और मिट्टी और पत्थर टूटकर आसमान की तरफ उड़ गए। लेकिन ये अटैक कोई किलिंग ब्लो नहीं था। जैंगी ने डीमन गॉड के मेका की ताकत पहले ही देख रखी थी। भले ही ये अटैक प्लाटो को इंजर्ड कर दे, लेकिन ये पक्का उसे मारने के लिए काफी नहीं था। उसने ये सिर्फ इसीलिए किया था ताकि यांग शिनशिन को अटैक करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लेकिन अगले ही पल उस जगह से जहां प्लाटो गिरा था, एक बेहद ही टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट हो गई। पावरफुल नैन एनर्जी ने उसके आसपास की सारी जमीन और पत्थर चूर चूर कर दिए जो उसे बांध रहे थे। नैन वेव से उठा स्टॉर्म एक पियर्सिंग हॉल के साथ आसमान तक उठ गया। प्लाटो का बॉडी धीरे धीरे हवा में उठने लगा और जैंगी, यांग शिनशिन और मोराना को साफ देख सकते थे और मोराना साफ देख सकते थे कि उसका राइट आर्म और लेग गायब हो चुके थे। सच में काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। प्लाटो ने गहरी शौक के साथ यांग शिनशिन को देखा। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिन ह्यूमंस को वो नीचा समझते थे, उनमें इतने सारे पावरफुल एबिलिटी यूजर्स होंगे। उनकी वो अजीबो गरीब एबिलिटीज उन लोगों को जिनकी स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी ह्यूमन से काफी आगे थी, उन्हें भी थ्रेटन महसूस करवा सकती थी। बहुत डिसिसिव। यांग शिनशिन की आंखों में एक डार्क लाइट चमक उठी जब उसने धीमी आवाज में कमेंट किया, सिंफुल एंजल का एरो जिस चीज को हिट करता है उसे कंट्रोल कर सकता है। अब ये सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटीज तक लिमिटेड नहीं रहा, ये नॉन लिविंग एंटिटीज को भी कंट्रोल कर सकता है। प्लान के मुताबिक उन्हें प्लाटो के बॉडी का कंट्रोल लेना था और फिर उसे मार देना था, लेकिन बदकिस्मती से उसके बॉडी का सिर्फ आधा हिस्सा ही कार्बन बेस्ड था, बाकी का पूरा हिस्सा मैकेनाइज्ड हो चुका था। इसीलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने उस हिस्से को अलग कर सकता था जो एरो से हिट हुआ था, और इस तरह जैंगी और बाकी 2 लोगों का कंबाइंड अटैक मिस हो गया। प्लाटो ने उन तीनों से ह्यूमन लैंग्वेज में बात की। मैं मानता हूँ तुम्हारी सिविलाइजेशन काफी पावरफुल है। अगर तुम्हें काफी टाइम मिल जाए तो शायद तुम लोग भी हमारे लेवल तक पहुंच जाओ। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, लेकिन अब ये सब बेकार है। उसकी आवाज में जैसे पुरानी यादों का वेट था। हमारी रेस के गोल्डन एज में हम आज से अनेक गुना ज्यादा स्ट्रांग थे, फिर भी हम टाइम के लंबे रिवर में खत्म होने से बच नहीं पाए, और तुम जो हमसे भी कमजोर हो, शायद कुछ ही वक्त में टाइम की धूल बन जाओगे। उसने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि वो पावरफुल फीमेल ह्यूमन जो एब्सोल्यूट जीरो यूज कर सकती थी, अब बिल्कुल ही वीक हो चुकी थी।
आखिरकार मोराना ने जैंगी के आने से पहले काफी देर तक प्लाटो से अकेले फाइट की थी, इस हद तक कि अब उसके लिए लड़ना मुश्किल हो गया था। मोराना की एबिलिटीज के बिना जैंगी और यांग शिनशिन के पास प्लाटो को और नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? प्लाटो का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। न उसमें खुशी थी, न गम, न ही अपोनेंट के पावरफुल कंबाइन अटैक से बचने की कोई सेटिस्फैक्शन। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपीरियर सिविलाइजेशन का पावरफुल व्यक्ति लोअर सिविलाइजेशन के लोगों को लेक्चर दे रहा हो। अगर कोई इमोशन था भी तो सिर्फ पिटी। वो सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया कि वो ह्यूमन लड़की जो एक डॉल की तरह सुंदर थी और जिसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे, अपने होठों पर आई हुई मुस्कान को दबा ही नहीं पा रही थी। प्लाटो ने अपना राइट हैंड जैंगी और यांग शिनशिन की तरफ उठाया। जैसे ही वो अपनी पावर अनलीश करने ही वाला था, अचानक उसके कान में एक बिल्कुल क्लियर आवाज गूंज उठी। उसका लेफ्ट आर्म अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया। उसकी आंखों के सामने वो हाथ बिल्कुल प्रिट्जल की तरह 180 डिग्री घूम गया और फिर जोर से उसके अपने सर पर गिर गया। प्लाटो ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उसका बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर था। उसका दिमाग और बॉडी का कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका था और वो बस एक बेबस होकर देख सकता था जब एक घूंसा सीधा उसके फोरहेड पर जा गिरा। मैकेनिकल सिविलाइजेशन का सबसे एडवांस डेमोनिक मेका एक बेहद ही पावरफुल एनर्जी कोर रखता था। चाहे उसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी पावरफुल सुपर ह्यूमन कोर ना भी हो, फिर भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन उसे बिशप लेवल सुपर ह्यूमन के बराबर की कॉम्बैट पावर दे देती है। इस वक्त वो यांग शिनशिन का खिलौना बन चुका था और प्लाटो पर सबसे डेडली अटैक लॉन्च कर रहा था। असली वीकनेस दिमाग होती है। प्लाटो का चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि ब्रोकन आर्मर की वजह से सिर्फ आधा चेहरा एक्सपोज था। फिर भी ये बात क्लियर थी कि उसने अपने अंदर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म का एक हिस्सा अभी तक बचा रखा था। अगर ये कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है तो बस इसका दिमाग डिस्ट्रॉय कर दो। तेज एनर्जी के बर्स्ट के नीचे प्लाटो ने अपनी पावरफुल नैन एबिलिटी का यूज करके खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। मोराना ये सीन देख रही थी और उसने थोड़ी सी एप्रीहेंशन के साथ यांग शिनशिन की तरफ देखा। तुमने ये कैसे किया? उसने गहरी आवाज में पूछा। यांग शिनशिन ने मजाकिया अंदाज में एक उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट। यांग शिनशिन एक वर्ल्ड क्लास हाई आईक्यू जीनियस और सुपर हैकर है। उसकी एबिलिटी का नाम है इन्वेजन। सिंफुल एंजल का एरो जो भी हिट करता है उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर कोई एरो लगने के बाद अपना हाथ काट कर इस एबिलिटी से बच सकता हो तो फिर ये एरोस बहुत वीक हो जाते। एक हैकर का सबसे पावरफुल वेपन होता है वायरस। सुपरनैचुरल एबिलिटीज के साथ ट्रोजन हॉर्स हर चीज में इन्वेड कर सकता है और बिल्कुल सही, असली वायरस की तरह तेजी से स्प्रेड होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई फिजिकल बॉडी। लेकिन बदकिस्मती से प्लाटो का बॉडी मैकेनिकल था। मशीन जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है उतना ही ज्यादा उसे कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करना पड़ता है और उतना ही आसान होता है उसे हैक करना। इसीलिए जैसे ही प्लाटो एरो से हिट हुआ, चाहे उसने कितनी भी तेजी से अपना आर्म और लेग काट दिया हो, उसका बॉडी अब उसका नहीं रहा। प्लाटो ने अपने ही पंच को ब्लॉक किया और शायद इसी मूवमेंट पर उसने सच में रियलाइज किया कि वो कितना स्ट्रांग था। लेकिन उसके दिमाग की कॉन्शियसनेस का बॉडी से पूरी तरह से कनेक्शन टूट चुका था। ये बॉडी को मशीन में बदलने का सबसे बड़ा नुकसान होता है। उसने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था। जिन ह्यूमंस को वो लोअर सिविलाइजेशन समझता था, उनके टेक्नोलॉजिकल मेथड से इन्वेड होने के बजाय वो उनकी स्पेशल एबिलिटीज के जरिए कंट्रोल हो जाएगा। ये एक ऐसा एरिया था जिसमें उनकी सिविलाइजेशन वीक थी, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ज्यादातर सिर्फ टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में हुआ था। प्लाटो ने डेंजर को महसूस किया, लेकिन अब वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका था। ये कॉन्सेप्ट डेथ, ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में अनेक सालों से नहीं आया था, लेकिन इस वक्त उसे इस डेंजर का पूरा एहसास हो रहा था। क्या ये डरावना था? शायद नहीं, लेकिन फिर भी उसे ऐसे मरने में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। शायद ये उसका कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म के रूप में लास्ट इंस्टिंक्ट था। नहीं, उसका भाई भी था, वो सीधा साधा सा कैरागर।
अगर वो मर गया तो कैरागार का क्या होगा? वो भी इन क्रूएल ह्यूमंस के हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही प्लाटो ने ये सोचा, उसका बॉडी और ज़्यादा वायलेंटली रेबल करने लगा। उसका टॉर्सो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगा और वो कैसरोल डिश जितने साइज का घूसा पूरी ताकत के साथ नीचे जा रहा था, जैसे उसका सर बिल्कुल पेस्ट बना देना चाहता हो। प्लाटो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी ही बॉडी के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब चाहे वो इस बॉडी को छोड़ना भी चाहता, तब भी ये मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके दिमाग के कमांड्स का बॉडी से कनेक्शन ही टूट चुका था। वो अपने ही बॉडी के साथ लड़ रहा था। प्लाटो का दिमाग तेजी से चल रहा था, किसी भी पॉसिबल तरीके से इस डेडलॉक को तोड़ने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसके अंदर एक डेस्परेट हेल्पलेसनेस का एहसास आ गया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी पर ध्यान देना छोड़ चुके थे। खुद उस जैसे कुछ ही रेट्रो एंथुजियास्ट को छोड़कर बाकी डीमन गॉड मैक्स ने कभी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं की। वो बस ब्लाइंडली और ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के पीछे भागते रहे। उसका फिजिकल बॉडी उसके माइंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इस वक्त जब उसका बॉडी कंट्रोल से बाहर था, वो अपनी ही बॉडी की विल को रेजिस्ट करके अपने दिमाग को मारने से बचा नहीं पा रहा था। उस मोमेंट पर प्लाटो ने दूर होराइजन की तरफ देखा, जो यहाँ से डजन्स ऑफ किलोमीटर्स दूर था। वहाँ उसका भाई कैरागार थॉर और जसलबर्ग के साथ एक भयंकर बैटल में लगा हुआ था। कैरागार एक सिंपल माइंडेड बच्चे जैसा था, जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के अलावा दूसरों के साथ लड़ना सिर्फ एक फन गेम की तरह लेता था। अगर उसके मन में सच में थॉर और जसलबर्ग को मारने का इरादा होता तो चीज़ें किस तरफ जाती कोई नहीं जानता। कैरागार, उसका छोटा भाई, खुद भी एक टॉप टियर डेमोनिक मेका रखता है, जो उससे भी ऊपर लेवल का था, क्योंकि प्लाटो ने अपनी ज़िंदगी में जो भी बेस्ट चीज़ें थी वो सब अपने इकलौते जिंदा रिलेटिव को दे दी थी। प्लाटो ने अपनी सोच के जरिए एक सिग्नल दूर खड़े कैरागार तक भेजा। उस वक्त थॉर और जसलबर्ग के साथ खुशी खुशी खेलते हुए कैरागार अब अपनी पावरफुल फाइटिंग स्किल दिखा रहा था, बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट की तरह। कोई भी फ्लैशी या फैंसी एनर्जी अटैक्स नहीं हो रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने सामने खड़े फ्लैश और बोन से बने दो टॉयज को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। सिर्फ अपने इनविंसिबल फिस्ट और फीट का यूज करके ही वो उन्हें बुरी तरह से पीट कर बेकार हाल में ला चुका था। दो ह्यूमन शेप्ड सैंड बैग्स को हवा में इधर उधर उड़ते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो सामने खड़े उन दोनों ह्यूमंस को मारने में थोड़ा रिलक्टेंट था, क्योंकि उसने आज तक जितने भी ह्यूमंस देखे थे वो सब बहुत फ्रेजाइल थे और थोड़ा सा छू देने पर ही मर जाते थे। लेकिन जो दो उसके सामने थे उनके साथ खेलना काफी फन था। लेकिन जब वो इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था कि सब कुछ भूल गया, तब अचानक प्लाटो की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, कैरागार, यहाँ से निकल जाओ, आज़ूरे स्काई पर वापस जाओ और फिर कभी बाहर मत आना। बड़े भाई की आवाज बहुत सख्त थी, लेकिन फिर भी उसमें हमेशा की तरह एक नरमी थी। अपने भाई की आवाज सुनते ही कैरागार ने तुरंत अपना अटैक रोक दिया। एलेक्सी ने अपना बैटल एक्स दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहले ही फट चुका था और वो लगभग पूरी तरह से नंगा था, जिससे उसके स्टील जैसे मसल्स दिख रहे थे। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, मसल्स के बीच से खून टपक रहा था। फिर भी बिल्कुल एक गुस्से से भरे ब्राउन बियर की तरह वो अपना बैटल एक्स थामे रहा। उसका शरीर बिजली की तरह क्रैकल कर रहा था और वो हवा में उछलकर कैरागार पर वार करने आया। कैरागार ने उस अटैक को ब्लॉक नहीं किया, वो बस वहीं खड़ा रहा, ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, ये सोचते हुए कि प्लाटो ने ऐसा क्यों कहा। जब बैटल एक्स कैरागार के सर पर गिरा और उसकी मोटी आर्मर में दरार पड़ गई, तब भी ये बस ऐसा था जैसे किसी 1000 साल पुराने पेड़ को यूटिलिटी नाइफ से स्क्रैच किया गया हो। कैरागार का बॉडी सभी डीमन गॉड मेकाज में सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखता था। प्लाटो ने उसे सब कुछ दे दिया था। अगर ऐसा ना होता तो वो सिर्फ अपनी डिफेंसिव स्ट्रेंथ के भरोसे ही शुरू से मुराना की डिफेंसेस तोड़कर उसे मार चुका होता। पेरून सामने खड़े दुश्मन को देखकर शॉक में रह गया। उसके अंदर एक गहरा डिसअपियर उठ रहा था। वो और जसलबर्ग उसके डिफेंसेस को तोड़ नहीं पा रहे थे, फिर लड़ना कैसे पॉसिबल था। इस चीज को शायद सिर्फ डेथ ऑफ लव का डायरेक्ट शॉट ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जसलबर्ग ने दांत पीसकर डिस्पेयर भरी एक्सप्रेशन के साथ कहा। कैरागार ने अटैक लगने के बाद सिर्फ अपना सर उठाया
और अपने सामने खड़े एलेक्सी को देखा। पैंथियन का मशहूर थॉर पेरुन अपनी मैसिव बियर जैसी बॉडी के साथ कैरागार के सामने एक थोड़ा मस्कुलर बच्चा जैसा लग रहा था। एलेक्सी ने अपना बैटल एक्स और जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में नीली बिजली चमक रही थी। अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ जानते हुए भी वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। मेरे रास्ते से हट जाओ। इसी मोमेंट पर कैरागार को समझ आया। उसे पता चल गया कि उसका भाई किसी से लड़ रहा था, लेकिन जब से प्लाटो ने बात की थी तब से उसने उस बैटल की सिचुएशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसकी नज़र में प्लाटो इनविंसिबल था और कभी भी किसी डेंजर में नहीं पड़ सकता था। लेकिन अब सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने पर ही ये क्लियर दिख रहा था कि कुछ तो बिल्कुल गलत हो चुका था। जैसे ही एलेक्सी दहाड़ते हुए उसकी तरफ चार्ज किया, कैरागार की पहली बच्चों जैसी साफ आंखें अचानक गुस्से से भर गई। उसने अपना हाथ उठाया जो बिल्कुल दरवाजे के पैनल जितना बड़ा था और जोर से एलेक्सी पर थप्पड़ मार दिया। एलेक्सी का शरीर उस अनइमेजिनेबल पावरफुल फोर्स से बिजली की रफ्तार पर टकराया और वो अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज़ तक क्लियरली सुन सकता था। अगले ही पल उसका शरीर उस जगह से गायब हो गया और वो मिसाइल जैसी स्पीड से उड़ता हुआ हजारों मीटर दूर जाकर ज़मीन पर जा गिरा। कैरागार के पास अब उन दोनों फ्लश टॉयज पर ध्यान देने का वक्त नहीं था जो उसने अभी अभी पाए थे। उसने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और उस बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ा जहां प्लाटो लड़ रहा था। जसलबर्ग वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल स्टंट। रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। दूसरे ने जाते वक्त उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। दूसरे बैटलफील्ड पर प्लाटो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो चुका था और अब उसकी हार एक बिल्कुल तय बात बन चुकी थी। लेकिन ये पावरफुल नैन यूजर वाकई में मारना बहुत मुश्किल था, चाहे उसका अपना मैकेनिकल बॉडी ही उसे ब्लास्ट करके ख़त्म क्यों ना कर दे। वो अपनी नैन पावर का यूज़ करके अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना सकता था। थोड़ी दूर हवा में हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स मंडरा रहे थे, लेकिन उनका कोई टारगेट नहीं था क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। जैंगी ने यांग शिनशिन को उन्हें यूज़ करने नहीं दिया। वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी और उसे संभाल कर रखना ज़रूरी था। इसीलिए उसने बस हाथ बढ़ाया और सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डैगर्स को वापस रख लिया। मोराना ये सीन देखकर बहुत जेलस हो गई क्योंकि उसे पता था कि इन डैगर्स के अंदर जो रेड एनर्जी क्रिस्टल्स थे वो कितनी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन इस वक्त उसके पास फाइट करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो जैंगी से कम्पीट भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चुप ही रही। प्लाटो को भी स्ट्रगल करते देखकर जैंगी ने बिल्कुल शांत रहकर अपनी डिवाइन पावर से 2 बड़े गन्स बनाए और उसमें बुलेट्स स्किलफुली लोड किए। शिनशिन, इसे यहाँ खींच कर ले आओ और मेरी अटैक रेंज के 5 किलोमीटर के अंदर रखो, जैंगी ने यांग शिनशिन से कहा। यांग शिनशिन ने सर हिलाकर तुरंत प्लाटो के बॉडी को कंट्रोल करके यहाँ ले आई, बिल्कुल टाइम पर उसने जैंगी की अटैक रेंज के अंदर लाने के लिए। जैंगी ने अपने दोनों पिस्टल्स उठाए, बिल्कुल एक्यूरेटली उसकी लोकेशन पर लॉक किया और फिर अचानक दोनों पिस्टल से बुलेट्स फायर कर दी। प्लाटो मैकेनिकल बॉडी के अटैक्स झेल चुका था। आखिरकार एक नैन मास्टर कोई मजाक नहीं होता। जैसे ही उसने जैंगी के बुलेट्स को सेंस किया, उसे लगा कुछ गलत है। उन बुलेट से कोई खास स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील नहीं हो रही थी, लेकिन सिचुएशन इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि उसे पता था कुछ तो मिसिंग है। लेकिन जानना और कुछ कर पाना ये 2 अलग चीज़ें होती हैं और वो सिर्फ जैंगी के बुलेट्स को अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। प्लाटो ने अपनी थोड़ी सी पावर यूज़ करके बुलेट्स का ट्रेजेक्टरी डिस्टॉर्ट कर दिया ताकि वो उससे डायरेक्टली हिट ना करे, लेकिन जैसे ही बुलेट्स उसके बॉडी के पास पहुंचे वो अचानक हवा में ही एक्सप्लोड हो गई। एक डिफीनिंग आवाज़ प्लाटो के कान में गूंज उठी और उसी वक्त पूरा सीन ब्लाइंडिंग वाइट हो गया, जिसकी वजह से प्लाटो की नज़र चली गई। जैंगी और उसके दोनों साथी टैक्टिकल हेलमेट्स पहने हुए थे जो ऑटोमेटिकली लाइट और साउंड को एडजस्ट कर सकते थे, इसीलिए उन्हें अचानक ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन प्लाटो इतना लकी नहीं था, सिर्फ उसका दिमाग ही अभी कंट्रोल में था और मैकेनिकल बॉडी का प्रोटेक्शन खो चुकने के बाद उसने बिल्कुल क्लोज रेंज पर लाउड साउंड और ब्राइट लाइट का पूरा इम्पैक्ट झेला। एक ही पल में उसके ईयर ड्रम्स फट गए, दिमाग में तेज गुनगुनाहट होने लगी और उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। अब प्लाटो के पास सिर्फ उसकी पावरफुल प्राइमल एनर्जी थी, लेकिन फिजिकल बॉडी और 5 सेंसेस
खो देने के बाद चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ चुका था। जैंगी ने अपना राइट हैंड प्लाटो की तरफ बढ़ाया। डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन एबिलिटी तुरंत एक्टिवेट हो गई। पावरफुल स्पेशियल फोर्स ने एकदम से प्लाटो के अनप्रोटेक्टेड सर के सेंटर से एरिया को कोलैप्स करना शुरू कर दिया। मैकेनिकल सिविलाइजेशन का एक सबसे पावरफुल डीमन आखिर में एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म के रूप में मर गया। जो हाई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं वो असली में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी का सहारा खत्म होता है वो आखिरकार गिर जाते हैं। प्लाटो मरते वक्त हवा में बची हुई अपनी एसेंस के पावरफुल सोर्स को देख रहा था। जैंगी ने तुरंत अपनी स्पेशियल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट की और वहां पहुंच गया। वो पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसे क्लियरली फील किया जा सकता था। मोराना थोड़ी टेम्प्टेड हुई, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाकर उसने गहरी सांस ली और अपनी डिज़ायर को दबा दिया। एनिमी को हराने के बाद अगर वो लूट लेने जाती तो उसे पूरा भरोसा था कि जैंगी उस पर कोई रहम नहीं करता, क्योंकि अगर वो खुद जैंगी की जगह होती तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करती। जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के वो पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। सिर्फ छूने से ही उसे उसकी प्योरिटी का एहसास हो गया। बिना किसी पावरफुल डेमोनिक बॉडी के सपोर्ट के भी ये पावर कम से कम एक सुपरनैचुरल एबिलिटी के लेवल की थी। जैंगी ने जल्दी से उसे अपने कंटेनर में रख लिया। इस वक्त इतनी बड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही प्लाटो मरा, अचानक जैंगी ने स्पेस को कांपते हुए महसूस किया। एक एक्सट्रीमली पावरफुल एंटिटी इस डायरेक्शन में बेहद तेज स्पीड से आ रही थी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ कि पूरी जमीन पर तूफान उठ रहे थे। वो वही है, जैंगी ने तुरंत पहचान लिया। प्लाटो के अलावा एक और अनरजिस्टर्ड डीमन गॉड। इंटेलिजेंस के हिसाब से उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल थी, बल्कि प्लाटो से भी ज्यादा। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ शायद प्लाटो से ज्यादा नहीं थी। प्लाटो का भाई कैरागार बैटलफील्ड पर पहुंच चुका था। जैसे ही प्लाटो का दिमाग क्रश हुआ, उसे तुरंत प्लाटो की लाइफ फोर्स के गायब होने का एहसास हो गया। डर, गुस्सा और कई तरह के इमोशंस एक साथ फूट पड़े। वो दहाड़ता हुआ जैंगी की तरफ चार्ज कर गया। थोड़ा सोचने के बाद जैंगी ने ये जजमेंट लिया, अपने करंट अटैक मेथड्स के साथ कैरागार की डिफेंस तोड़ना मुश्किल होगा। वो ऑफेंस के लिए फेमस नहीं था और ऊपर से कैरागार की आर्मर इतनी मोटी थी कि वो डेथ ऑफ लव के कोर एक्सप्लोजन जोन की भयानक एनर्जी को भी झेल सकती थी। शिनशिन, क्या तुम्हें लगता है तुम इसे कंट्रोल कर पाओगी? जैंगी ने यांग शिनशिन से पूछा, सोचते हुए कि शायद उसकी एबिलिटी से डायरेक्टली इस जाइंट को कंट्रोल किया जा सकता है। यांग शिनशिन ने अपनी तरफ आ रहे हरिकेन को देखा, सर हिलाया और कहा, बहुत तेज है, मेरी एरोज उसका पेस मैच नहीं कर पाएंगी। मोराना का चेहरा पहले ही काफी पीला पड़ चुका था। उसने कुछ कहा नहीं, बस जैंगी की तरफ देखकर सर हिला दिया। इसका मतलब था कि उसका एब्सोल्यूट जीरो अब यूज नहीं हो सकता। उसका बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब वो फाइट नहीं सकती थी। जैंगी के पास कैरागार के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ इतना पता था कि उसकी डिफेंस और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। लेकिन जसलबर्ग और एलेक्सी से इतनी देर तक लड़ने के बाद भी जब जैंगी वहां पहुंचा तो दोनों जिंदा थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद कैरागार की स्ट्रेंथ उतनी डरावनी नहीं थी जितनी इमेजिन की जा रही थी। जैंगी ने तुरंत कैरागार के रास्ते में एक डायमेंशनल गेट बना दिया। वो देखना चाहता था कि क्या ये एक ऐसी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म है जिसमें ज्यादा इंटेलिजेंस है या नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद वो सीधा दूसरी डायमेंशन में घुस जाता। जैसे कि कैरागार डायमेंशनल गेट में घुसने वाला था, वो अचानक रुक गया। लेकिन जैंगी पर अटैक करने के बजाय उसने बड़ी फुर्ती से डायमेंशनल गेट को बाईपास किया और सीधा प्लाटो के बॉडी की तरफ भाग गया। जैंगी का पहले प्लान था कि प्लाटो के बॉडी को वापस ले लिया जाए। भले ही प्लाटो मर चुका था, लेकिन उसका मैकेनिकल बॉडी अभी भी फंक्शन कर रहा था और यांग शिनशिन के कंट्रोल में था। जैंगी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कैरागार का इरादा समझ गया। उसने यांग शिनशिन से कहा, उसे डीमन गॉड ई के बॉडी को ले जाने दो। यांग शिनशिन ने जैंगी का प्लान समझ लिया, इसलिए उसने प्लाटो के बॉडी को नीचे जमीन पर गिरने दिया। कैरागार तूफान की तरह लपका और प्लाटो को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन इस वक्त प्लाटो सिर्फ एक मैकेनिकल बॉडी था, उसका सर नहीं था। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म होने का जो उसका इकलौता निशान था, वो जैंगी के हाथों खून के फूलों की तरह कुचल दिया गया था। प्लाटो, तुम्हारा सर कहाँ है?
कैरागार ने वहां मौजूद जैंगी और बाकी लोगों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बेचैनी से अपने भाई को बाहों में पकड़कर पुकार रहा था। यांग शिनशिन ने अपना राइट हैंड उठाया और प्लाटो का जो एक लौता लेफ्ट हैंड बचा था वो अचानक एक तेज ब्लेड में बदल गया, जो सीधा कैरागार के सीने में स्टैब करने लगा। मेटल के टकराने की आवाज गूंज उठी और कैरागार का सीना छेद दिया गया, लेकिन एक एंड्रॉयड होने के वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने प्लाटो के मूवमेंट्स नोटिस किए तो उसे अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। भाई, क्या तुम यही चाहते हो? मैं समझ गया, इससे तुम ठीक हो जाओगे। जब उसने सीने से कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट्स निकाले, बिजली उसके बॉडी में दौड़ गई, जिससे उसकी मूवमेंट स्टिफ हो गई। भाई, ये तुम्हारे लिए है, ये सब ठीक कर देगा। उसने अपना हाथ उठाया और अपने बॉडी पार्ट्स प्लाटो को इस तरह ऑफर किए जैसे कोई खजाना दे रहा हो। उसके सीने के कैविटी के होल से डार्क ग्रीन लिक्विड बहने लगा, जो मशीन ऑयल जैसा लग रहा था। वो पार्ट्स उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे थे और उन पर लगा डार्क ग्रीन मैकेनिकल ब्लड प्लाटो की बॉडी पर बह रहा था। ये देखकर फैटी शू ने शैडो स्पेस में अपना हाथ जोर से काट लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग तो हमें ही विलन्स बना रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा ब्रूटल बैटल्स देख चुके थे और भले ही वो इमोशनली टच हो जाए, लेकिन इस वजह से वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो जाते। वो इससे भी ज्यादा ट्रेजिक, हॉरिफाइंग और पिटफुल सीन्स देख चुके होते हैं। सिविलाइजेशन के बीच जंग में सिर्फ जीत और हार होती है, सही या गलत नहीं। कैरागार की डिफेंस प्लाटो के अगेंस्ट लगभग बेकार थी। उसकी डिफेंस की स्ट्रेंथ को देखते हुए इस वक्त जैंगी और उसके साथियों के लिए उसे हराना काफी मुश्किल होता। लेकिन ये सोचकर कि उसके भाई को मदद चाहिए, उसने बिना हिचकिचाए अपना सबसे प्रीशियस कोर मटेरियल निकाल लिया। लेकिन प्लाटो अब उसका जवाब देने की हालत में नहीं था। एक भयंकर फ्लेम एक्सप्लोजन हुआ। कैरागार प्लाटो के मिसिंग हेड की जगह अपना बॉडी भरने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा था और उसकी ओवर रफ मूवमेंट्स सीधा उसकी अपनी मशीन को डैमेज कर रहा था। एक ऐसा बॉडी जो टूट नहीं सकता इस तरह बर्बाद हो गया। जैंगी ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास इमोशन नहीं था। चलो इस सब को जल्दी खत्म करते हैं। यांग शिनशिन ने सर हिलाया और उसने प्लाटो के बॉडी को एक बार फिर अटैक करने के लिए कंट्रोल किया। इस बार कैरागार पूरी तरह से मर गया। वो प्लाटो को जोर से पकड़े हुए ही मर गया, बिना कोई रेजिस्टेंस दिखाए, जब प्लाटो ने उसका सर छेद दिया। कांजी एरा के पहले साल में इन लोगों ने आखिरकार अपनी सिविलाइजेशन के अंत का सामना किया। भले ही उन्होंने सालों तक लॉस्ट सिविलाइजेशन का नॉलेज इकट्ठा किया और एक अलग रास्ता चुना, लेकिन कार्बन बेस्ड सिविलाइजेशन से सिलिकॉन बेस्ड सिविलाइजेशन में बदलने का ये एक्सपेरिमेंट आखिरकार फेल हो गया। आजुरे एम्पायर में लोग अपने फिजिकल बॉडीज को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स में बदलने लगे, सिर्फ अपना दिमाग बचाकर, ताकि वो इमोर्टैलिटी अचीव कर सके। प्लाटो, जो एम्पायर के 4 मार्शल्स में से एक था, उसने अपने बॉडी को पूरी तरह मॉडिफाई करने से इनकार कर दिया। उसका पक्का विश्वास था कि आजुरे एरा का अंत इस तरह से नहीं होगा और पूरी तरह मैकेनिकल बन जाना इंसानियत के खात्मे का रीजन बनेगा, जिससे वो आखिरकार एक मैकेनिकल पपेट बन जाएगा। जजमेंट डे आ चुका था, एंशिएंट लेजेंड्स में जिसका जिक्र था, जो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर सकता था। ऐसा कोई महाविनाश कभी हुआ ही नहीं। आजुरे एरा के इंसान खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि उन्होंने सही स्ट्रेटजी ढूंढ ली है और अपोकलिप्स से बच गए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आजुरे के लोग धीरे धीरे जमीन से गायब होने लगे। सच ये था कि जब ज्यादातर लोग अपोकलिप्स से बचने के लिए मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स बन गए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो दी। उनके मैकेनिकल बॉडीज उन्हें लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल बना देते थे। इसी वजह से उनकी जिंदगी बहुत लंबी हो गई। मैकेनिकल बॉडी न खाने का स्वाद महसूस कर सकती थी, ना मीटिंग का सुख, ना ही रिप्रोड्यूस करने की इच्छा। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा जीने लगे और थ्योरी के हिसाब से लगभग हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते थे। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक वो एक्सटिंक्शन के फेट से बच जाते, चाहे स्पेस में जाते या डीप सी में। उनके बॉडीज उन्हें फिर से प्रॉस्पर करने के काबिल बना देते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी का मतलब भूलना शुरू कर दिया। ना बातचीत, ना कोई एक्शन। वक्त जैसे हमेशा के लिए रुक गया। उनकी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि न रिप्रोड्यूस करने का गोल, ना स्ट्रगल का, ना ही कम्युनिकेशन का। मैकेनिकल बॉडीज को ठंड या गर्मी की चिंता नहीं होती।
उनके पास पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर्स होते हैं जो उन्हें बहुत ही रैशनल बना देते हैं। जैसे ही कोई जीव अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब सोचने लगता है, वही उसके पतन की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दुनिया में जीवन का कोई इनहेरिटेंट मतलब नहीं होता। जो कुछ भी बनाया जाता है वक्त के साथ मिट जाता है। अपने लोग बदलते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जब मटेरियल नीड्स खत्म हो जाती है तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। उन्होंने खुद को इमॉर्टलिटी के नाम पे पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह आज़ूरे एरा की सिविलाइजेशन ने खुद अपना विनाश शुरू कर दिया। आज़ूरे एरा के कुछ ही इंसान बचे थे जिन्होंने कंप्लीट मैकेनाइजेशंस नहीं चुना था और वो जिंदा रह गए। ज्यादातर इंसानियत पूरी तरह मशीन्स में बदल गई और फिर एक्सटेंशन का शिकार हो गई। प्लाटो ने कई सालों तक अकेले जिंदगी जी, अपने पुराने साथियों को एक एक करके मरते हुए देखा। धीरे धीरे उसने तन्हाई महसूस की। ये गहरी तन्हाई उस दिन पूरी तरह उस पर हावी हो गई जब उसका भाई कैरागार भी मर गया। कैरागार शांत तरीके से मरा। उस वक्त तक कैरागार का लगभग पूरा बॉडी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बन चुका था, सिर्फ उसका दिमाग बचा था। वो बेड पर लेटा हुआ इशारा कर रहा था कि वो इस बेउम्मीद दुनिया में एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी ने उसकी बात मान ली। उसे बिना किसी दर्द के शांति से मौत दे दी गई। प्लाटो लगभग डिस्पेयर में डूब गया क्योंकि दुनिया में उसका आखिरी रिश्तेदार भी मर चुका था। मुर्दे वापस जिंदा नहीं आते। उसे पता था कि जो चीज़ जिंदा बीइंग्स के सबसे कीमती एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है वो बॉडी के मरने के साथ पूरी तरह खत्म हो जाती है। शायद यही वजह थी कि उनकी आज़ूरे सिविलाइजेशन आज इस हालत में पहुंची। प्लाटो ने कैरागार की मेमोरीज कॉपी की और उन्हें कैरागार के पसंदीदा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म कंपेनियंस में से एक के कोर में इम्प्लांट कर दिया। इस तरह कैरागार फिर से उसके साथ जिंदा रहने लगा। भाई, तुम्हें खुश रहना होगा। कैरागार की आखिरी शब्द खाली स्पेस में गूंज उठे, जैसे हवा के साथ किसी और ही दुनिया में बह गए हों। प्लाटो ने मौत के सामने डिस्पेयर महसूस नहीं किया। अपने आखिरी लम्हों में उसने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया कैरागार। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। उम्मीद है तुम उस चमकते हुए समुद्र में मेरा इंतजार कर रहे होगे। ये कंफर्मेशन करने के बाद कि सब लोग सेफ हैं, जैंगी उनके रिमेन्स चेक करने लगा। लेकिन जब उसने कैरागार के हेड को खोला तो वो हैरान रह गया। उस बॉडी के अंदर ना तो रिचुअल स्पिरिट था, ना ही कार्बन बेस्ड लाइफ ओरिजिन। उसके अंदर सिर्फ एक कंप्यूटर जैसा कंट्रोल सेंटर था जो प्रिसीजन मशीनरी से बना हुआ था। कैरागार कोई आर्टिफिशियल ह्यूमन नहीं था, वो एक कंप्लीटली मैकेनिकल बीइंग था। क्या वो सिर्फ डीमन गॉड बी का एक गार्डियन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म था? जैंगी ने शांत आवाज में बात की। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और इस पल भी उसके चेहरे पर कोई रिलैक्सेशन का साइन नहीं था। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि कैरागार और प्लाटो के बीच का बिहेवियर को देखकर ये सिंपल गार्डियन और मास्टर का रिलेशनशिप नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फैमिली हो, मैकेनिकल सिविलाइजेशन के रिश्तेदार। कैरागार ने जैंगी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसे भी ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। शायद उनके बीच कोई कहानी थी, लेकिन ये सब अब जैंगी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। मोराना की नज़र जैंगी के दोनों हाथों पर पड़ी जो उसके साइड्स पर लटके हुए थे और उसके दिल में जैंगी के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन का भाव आ गया। ये हाथ किसी भी पल फिर से जान ले सकते थे। वो कभी भी बैटल के दौरान रिलैक्स नहीं होता, चाहे जीत पक्की ही क्यों ना हो, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज से बचा जा सके। जब वो रिलैक्स्ड होता है तब उस पर एम्बुश करना एक बेवकूफ़ी होती है। ऐसे मोमेंट्स में जैंगी फाइट के वक्त से भी ज़्यादा काम और कॉशियस होता है। वैसे भी कौन सा गार्डियन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म अपने मास्टर से इतनी दूर रहता है जब वो फाइट कर रहा हो? यांग शिनशिन ने सर थोड़ा टेढ़ा करके कहा, ये लोग फैमिली जैसा फील देते हैं। जैंगी थोड़ा पजल था। क्या एंड्रॉइड्स और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स फैमिली हो सकते हैं? उसे दोनों के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि बैटल खत्म हो चुकी है और अब काफी कम लोग मरेंगे। जैंगी ने दोनों बुरी तरह से डैमेज बॉडी को अपनी अल्टरनेट डायमेंशन में डाल दिया और मोराना के कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए पहले ये चेक किया कि अलक्षी जिंदा है या नहीं। अलक्षी और जसलबर्ग दोनों को काफी सीरियस इंजरीज आई थी, लेकिन ये क्लियर था कि जब कैरागार उनसे फाइट कर रहा था उसका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए जब तक कोई और नहीं मरता
तब तक दोनों भी नहीं मरेंगे। आज के टाइम में फिजिकल इंजरीज हील करना काफी आसान हो चुका है। जैंगी को देखते ही एलेक्सी की आंखों में इमोशन आ गया। उसने दिल से कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारी मदद फिर से मिलेगी। थैंक यू केओस। जैंगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम दोस्त हैं, है ना? जब मुझे पता चला तुम मुश्किल में हो तो मैं बिना सोचे समझे मदद के लिए आ गया। अच्छा है कि तुम अब ठीक हो। जैंगी ने जल्दी से बैटलफील्ड क्लीन किया और फिर सबको वहां से ले जाने लगा। डीमन गॉड प्लाटो के मरने के बाद जैंगी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ और होने वाला हो, क्योंकि अब तक वो मैकेनिकल सिविलाइजेशन के काफ़ी बिहेवियर समझ नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि पूरी इंसिडेंट के पीछे कोई बड़ी साजिश ज़रूर है। जैंगी के होते हुए बैटलफील्ड बहुत जल्दी क्लियर हो गया। आसमान में एक के बाद एक बड़े डायमेंशनल गेट खुले और सारी डैमेज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को उनमें डाल दिया गया। अब तक जैंगी को लगभग 6 फिगर के आसपास मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स मिल चुकी थी। लू कैरन पहले ही इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी रिसर्च कर चुकी थी। जैंगी का प्लान था कि उन्हें हेवनली सी सिटी ले जाया जाए, रिपेयर किया जाए और अपनी एक मैकेनिकल लीजन बनाई जाए। ऑफ कोर्स इतनी सारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, खासकर रिपेयर मटेरियल्स और एनर्जी सप्लाई, जो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। जैंगी के लिए 1 लाख मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स मेंटेन करना मुश्किल था, लेकिन कुछ हज़ार रखना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो डैमेज पार्ट बचा रहे थे उनके मटेरियल्स को डिसअसेंबल करने के बाद स्काइपिया फोर्ट्रेस बनाने का काम में उसे यूज़ किया जा सकता है। जैंगी काफ़ी थ्रिफ्टी था और किसी भी चीज़ को वेस्ट करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। चेर्नोबिल, जिस पल प्लाटो बैटल में मरा उसी वक्त 6 विंग किंग और लोडियक उस फॉरबिडन जगह पर पहुंच गए। आधे सेंचुरी से ज़्यादा टाइम के बाद लोग फिर से इस जगह आए थे। आसमान डार्क ग्रे था और चारों तरफ एक डरावनी सी खामोशी फैली हुई थी। हवा में पावरफुल एनर्जी रेडिएशन भरी हुई थी, ऐसी एनर्जी जो लिविंग बीइंग्स के जीन्स में भयानक म्यूटेशन ला सकती थी। लॉर्डियक ने धीरे से अपनी ब्लैक ग्रेट स्वॉर्ड को सीथ में डाल दिया। उसके पीछे 1 डजन से ज्यादा रोडेंट के केरसेस पड़े थे, हर एक हाथी से भी बड़ा, और वो सब खून के तालाबों में पड़े हुए थे। अपोकलिप्स के बाद इस एरिया में जो क्रिएचर्स बचे थे वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गए थे, लेकिन लॉर्डिक के सामने वो सिर्फ अनोइंग चूहे ही थे। प्लाटो मर चुका था, 6 विंग किंग बोला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ उसकी आंखों में थोड़ी सी यादें और एक हल्की सी शाई चमक रही थी। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? उनके पास वैसे भी कोई खास इमोशन नहीं थे। वो सब लोग बेहद लंबा जी चुके थे, इतना लंबा कि जिंदगी से थक चुके थे। अगर आज अपना गोल पूरा करने का इंतजार ना होता तो शायद उनके आसपास के ये डीमन वक्त के साथ कब के खत्म हो चुके होते। फिर चलो उन सब की उम्मीदें अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों चेर्नोबिल के अंदर गए, जहां बहुत सारी इंजीनियरिंग ट्रूप्स किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनके इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट तेज बीप 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 की आवाज कर रहे थे। इसका मतलब था कि वो अपने गोल के काफी करीब पहुंच चुके थे। 10 जाइगेंटिक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स, जो असल में मैसिव इंजीनियरिंग व्हीकल्स थे, चेर्नोबिल के सबसे गहरे हिस्सों तक जाने वाली एक बड़ी गुफा खोद रहे थे। जो चीज चेर्नोबिल ने दुनिया से छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की थी वो फिर से दुनिया के सामने आ चुकी थी। 6 विंग किंग और लेरोडिक के पास प्लाटो के लिए यादें ताज़ा करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उनके पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम थे। दोनों ने सीधा उस एबिस में छलांग लगा दी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे वो दिल को जमा देने वाली फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। वो गुफा के बिल्कुल अंदर एक ऐसी जगह पर रुक गए जहां पूरी तरह खालीपन था, जहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। अचानक 6 विंग किंग ने अपने 3 जोड़े जेट ब्लैक विंग्स फैला दिए। अगले ही पल उसने अपनी कमर से एक अजीब शेप वाली लंबी तलवार निकाली। चेर्नोबिल के नीचे से एक काला रोशनी का पिलर सीधा आसमान की तरफ शूट हो गया, जिसमें एक बेहद ही भयानक पावर थी। जमीन के नीचे वाली गुफा से एक एनर्जी स्टॉर्म फैल गया जो हर डायरेक्शन में फैल गया। वो काली रोशनी सीधा ऊपर जाकर बादलों की परतें चीरने लगी, उन्हें तोड़ दिया और स्पेस तक पहुंच गई।
अगर इस वक्त स्पेस से नीचे देखा जाए तो साफ दिखेगा कि एटमॉस्फेयर में कुछ पल के लिए एक बड़ा सा होल ब्लास्ट हो गया था। जो पॉलीहेड्रन्स लगभग 1 महीने से आसमान में थे वो अचानक मूव करने लगे। उनकी सरफेस पर एक धुंधली सी रोशनी चमकने लगी और वो धीरे धीरे घूमते हुए चेरनोबिल की तरफ बढ़ने लगे। ये फोर्स इतनी ज्यादा थी कि चेरनोबिल के आसपास की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। एनर्जी स्टॉर्म्स ने पूरे इलाके को लपेटे में ले लिया, कुछ पहाड़ों को फाड़ दिया और जमीन पर जमी बर्फ को उड़ाकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जोन बना दिया। फ्रेमोन्स पर रात छा गई और सिर्फ फ्रेमोन्स ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप और हुआक्शु किंगडम के नॉर्दर्न रीजन्स तक अंधेरे में डूब गए। नॉर्थ वेस्ट रीजन के ली चेंगोंग ने फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर देखा और देखा कि नॉर्थ का आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी बींच ली। अब क्या हो गया? उसका चेहरा काफी ज्यादा फीका पड़ चुका था क्योंकि उसे पता था कि फ्रेमोन्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, लेकिन उसकी करंट पोजीशन और स्ट्रेंथ उसे रिस्क लेने से रोक रही थी। जब लोगों के पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो वो अपने आप ही बंधन में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हान शांजो घर पर बिना शर्ट पहने बियर पी रहा था। ये देखकर वो उठ गया और खिड़की खोल दी, जिससे ठंडी हवा सीधे कमरे में घुस गई। काले आसमान और होराइजन तक जाती हल्की एनर्जी रेज देखकर उसकी भौएं गहरी तरह से सिकुड़ गई। कितनी ज्यादा मुसीबतें हैं। शंजिंग रीजन ने भी सबसे पहले महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ड्रैगन लॉकिंग वेल के नीचे मौजूद उस एग्जिस्टेंस की वार्निंग की वजह से कोई भी बिना सोचे समझे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैंगी, मुराना, एलेक्सी और बाकी लोग पहले ही समरान वापस आ चुके थे। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जैंगी ने हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस पार कर लिया था। पूरे वर्ल्ड में इतनी आसानी से ये सिर्फ जैंगी ही कर सकता था। उन्हें दिन की हल्की रोशनी अभी भी दिख रही थी और जब उन्होंने दूर आसमान तक सीधा जाती रोशनी, काली रोशनी को देखा तो उनके दिल भी जोर से कांप उठे। ये चीज आखिर है क्या? जैंगी ने गहरी भौएं चढ़ा ली, लेकिन इस बारे में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। आखिरकार मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बारे में उनकी समझ सिर्फ 10 डीमन गॉड्स के लेवल तक ही सीमित थे। 6 विंग किंग ने कभी मूव नहीं किया। रोमन कोर्ट के जुपिटर के मरने के वक्त भी वो मौजूद था, लेकिन उसने सिर्फ दूर से ठंडे दिल से सब देखा। इस वक्त बुधाका, वेल्दमीर और एलिएव पहले से ही समरान सिटी में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मुराना और बाकी दोनों जिंदा हैं, उनके चेहरों पर जो टेंशन थी वो तुरंत एक्सट्रीम खुशी में बदल गई। तीनों दौड़ कर आए, एलेक्सी और जसलबर्ग के हाथ पकड़ लिए और जोर से हिलाने लगे। ऑफ कोर्स मुराना और उसके ग्रुप को छूने की हिम्मत किसी को नहीं थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम सबको सेफ देखना सच में बहुत एक्साइटिंग है। उनकी पावर का बेस पैंथियन था, जहां पावरफुल सुपर ह्यूमंस मौजूद थे। अगर मुराना और उसके दोनों साथी बैटलफील्ड में मर जाते तो उनकी पावर स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाती। मुराना का चेहरा यूजुअल जितना ठंडा नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने ये बैटल ऑनर के साथ नहीं जीती थी। उसने सोचा था कि ये फ्रेमोन के लिए इंसाफ की लड़ाई होगी, लेकिन एंड में वो सिर्फ जैंगी की मदद से जीत पाई। मुराना पहले ही जैंगी को थैंक यू कह चुकी थी, इसलिए उसने और फॉर्मेलिटीज नहीं की। उसने बस पास खड़े एक ऑफिसर से कोट लिया, पहना और बिना एक्सप्रेशन के आगे बढ़ गई। इस एक्शन ने काफी लोगों को चौंका दिया। स्नो कंट्री की डार्लिंग होने के नाते मुराना को कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती और वो एक्सट्रीम कोल्ड से भी नहीं डरती। ये सबकॉन्शियस एक्शन क्लियरली दिखाता था कि इस वक्त वो सीरियसली इंजर्ड थी। मेडिक पर्सनल तुरंत मुराना और बाकी दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए आ गए। मिड 21st सेंचुरी तक ज्यादातर फिजिकल डिजीज का क्योर पॉसिबल हो चुका था और इवन लेट स्टेज कैंसर की लाइफ स्पैन भी बढ़ाई जा सकती थी। सुपर पावर वाले डॉक्टर्स के आने के बाद मरना और भी मुश्किल हो गया था। मुराना के ग्रुप के तीनों लोगों के बॉडीज पर अलग अलग लेवल्स की सीरियस इंजरीज थी। कुछ केसेस में इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी जल्दी हील हो गए। बुधाका ने अपना सर घुमाया और जैंगी और उसके साथियों को एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसने धीरे से 2 कदम पीछे लिए, अपनी टोपी उतारी, सामने रखी और जैंगी के सामने गहरा झुकाव दिया। थैंक यू लॉर्ड केओस, आपने फ्रेमोन्स को बचा लिया। हाँ, इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट्स की वजह से पहले कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स रही थी, लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी नहीं थी।
बुधाका अब जैंगी को रिस्पेक्ट इसीलिए दे रहा था क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑफ कोर्स इसमें उसका भी फायदा था। जैंगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कैजुअली जवाब दिया, हम एलाइज हैं, है ना? तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। अब सब अच्छी बातें बोल रहे थे। अगर बुधाका ने अपनी आंखों से ये ना देखा होता कि जैंगी ने मदद के वक्त अपनी कंडीशन कितनी केयरफुली नेगोशिएट की थी, तो शायद वो सच में इन बातों पर भरोसा कर लेता। लेकिन मुस्कुराते चेहरे पर हाथ उठाया भी नहीं जा सकता, इसीलिए बुधाका भी बस मुस्कुराता रहा। हाँ, जैसे पहले एग्रीमेंट हुआ था, तुम 10% का हिस्सा ले सकते हो। हाथ हिलाते ही जैंगी ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के रिमेन्स का लगभग 10% निकालकर अपने पास खुली जगह पर एक छोटी सी पहाड़ी जैसा ढेर बना दिया। बुधाका असल में सबसे ज्यादा उन 2 डीमन गॉड मेकास को चाहता था, लेकिन इस वक्त वो कुछ कह नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अचानक मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और जैंगी से कहा, लॉर्ड केओस, हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सच है कि एग्रीमेंट के मुताबिक हमें 10% सप्लाईज मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए इन सप्लाईज को हमारी तरफ से आपके लिए रिटर्न गिफ्ट समझिए और प्लीज़ इन्हें वापस ले जाइए। जैंगी की स्माइल और गहरी हो गई। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि बुधाका क्या कहना चाह रहा है। दोनों साइड्स ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ मास्टर कर लिया था, इसलिए ऐसे मशीन्स को मास प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना अब ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रॉ मटेरियल्स ही मिल सकते थे। बुधाका असल में जो चाह रहा था वो एक डीमन गॉड मेका था, या फिर डीमन गॉड बी जैसा कोई मेका। एक हाई रैंकिंग डीमन गॉड तो और भी ज़्यादा रेयर होता है। ऑफ कोर्स जैंगी ये चीज़ कभी भी उसे देने वाला नहीं था, लेकिन अगर इन सप्लाईज को छोड़ दिया जाए तो बाद में और डिमांड्स रखने का कोई मौका मिल सकता था। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, मैं हमेशा रूल्स के हिसाब से काम करता हूँ, चाहे अपने भाइयों के साथ ही क्यों ना हो। अगर 10% पर एग्रीमेंट हुआ है तो फिर 10% ही रहेगा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं खुश नहीं हूँ। ये देखकर कि उसका प्लान फेल हो गया है, बुधाका की मुस्कुराहट थोड़ी ऑकवर्ड सी लगने लगी, लेकिन वो बस सर हिलाकर बोला, ठीक है फिर उसने अपने पीछे खड़े ऑफिसर से कहा, इंजीनियरिंग कॉर्प्स को भेजो और इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को आर्मरी में डाल दो। जैंगी ज़्यादा बातचीत के मूड में नहीं था और निकलने ही वाला था, तब उसने अचानक बुधाका और बाकी दोनों को याद दिलाया। वैसे वो चीज़, उसने दूर आसमान की तरफ इशारा किया। तीनों ने उस नज़र का पीछा किया और उसके चेहरे सीरियस हो गए। ये मैकेनिकल सिविलाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। ये तुम्हारा एरिया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है तुम अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे कि वहाँ आखिर क्या हुआ है। आखिरकार ये फ्रमॉन्स का टेरिटरी है और इतने सेंसिटिव टाइम में फॉरेन सैटेलाइट्स ओपनली रिकॉनेसेंस नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्पाई सैटेलाइट्स थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फ्रमॉन्स की अपनी टीम ही कर सकती है। वैसे भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है। बुधाका ने सीरियस टोन में सर हिलाया, चिंता मत करो, हम ये करेंगे। जब जैंगी और बाकी लोग अपनी लॉजिंग्स पर वापस आए तो उन्हें लगा कि ऑपरेशन उतना मुश्किल नहीं था। प्लाटो और कैरागार वाकई बहुत पावरफुल थे, लेकिन जैंगी, मुराना और अभी अभी एपिसलोन प्रमोट हुई यांग शिनशिन की कंबाइंड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने लगभग बिना किसी रिस्क के अपने अपोनेंट्स को हरा दिया। पहले की तरह यांग शिनशिन की एबिलिटीज़ का एग्जैक्ट असेसमेंट देना अभी भी मुश्किल था। रूल बेस्ड एबिलिटीज़ ऐसी ही होती है। रूल्स के दायरे के अंदर वो लगभग इनविंसिबल होती हैं, जैसे हेल्स ग्लूटॉइन, जो अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मीट हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बींग्स को भी मार सकती है। यांग शिनशिन की फॉलन पपेट भी उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है जो पपेट एरो से हिट हो जाए। ये एबिलिटीज़ बेहद पावरफुल है, लेकिन इनमें बड़े फ्लॉज भी होते हैं। इन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है, और अगर साथ में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो तो इनकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लेकिन जब अकेला काम करना पड़े तो काफ़ी ऑब्वियस वीकनेसेस सामने आ जाती है। इसी वजह से यांग शिनशिन हमेशा एक ट्रम्प कार्ड रही है। उसके एरोस को हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन वो बेहद क्लेवर है। जैंगी को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही बैटल में अपनी एबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने के तरीके ढूंढ लेती है। टाइट रोप पर चलने जैसी फीलिंग उसे एक्साइट करती है। घर वापस आते ही जैंगी सीधा अपने बेडरूम में बंद हो गया। फिर उसने वो जार निकाला जिसमें प्लाटो की एसेंस सील थी। ट्रांसपेरेंट जार के अंदर से प्योर वाइट लाइट चमक रही थी।
ये एनर्जी का सबसे प्योर फॉर्म था। ये गॉड्स का सोर्स नहीं था, बल्कि उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों का ओरिजिन था जिन्हें जैंगी आमतौर पर देखता आया है। प्लाटो उन एंड्रॉयड डीमोनिक मशीन से अलग था जो जैंगी ने पहले देखे थे, क्योंकि उसने अपनी बायोलॉजिकल नेचर की काफ़ी चीज़ें रिटेन की हुई थी। जैंगी ने जार खोला और उस पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। वो एनर्जी जब उसके बॉडी के अंदर दौड़ी, आखिरकार उसके दिमाग में कन्वर्ज हुई, तो जैंगी को एक नशा सा महसूस हुआ। एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, लेकिन उस पावर को अपनी खुद की एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लेता है, जो धीरे धीरे होता है। जैंगी ने बेडरूम का दरवाज़ा अनलॉक किया और बाहर आ गया, जहां दैंग शंगतोंग और बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैंगी को देखते ही दैंग शंगतोंग मुस्कुराया और बोला, हमें अपने होम टाउन से खबर मिली है। दैंग शंगतोंग लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गया, जबकि बाकी लोग दूर खड़े थे। स्पाई लिंग हमेशा की तरह रिलैक्स थी। उसने अपने शूज उतार रखे थे और सिर्फ सफ़ेद कॉटन सॉक्स पहने अपने पैर सोफा के एज पर रखकर हाथ में पकड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से छेड़छाड़ कर रही थी। अगर जैंगी ने पहले उन डिवाइसेस की अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ अपनी आंखों से ना देखी होती तो उसे सच में लगता कि वो फैटी शू के साथ गेम्स खेल रही थी। दैंग शंगतोंग जिस होम टाउन की बात कर रहा था वो नेचुरली रिवरसाउथ डोमेन का दैंग फैमिली था। वाक्शु किंगडम की टॉप टियर फैमिलीज में से एक होने के नाते दैंग फैमिली के पास बेहद स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स थे, वरना जैंगी कभी उन्हें अपना पार्टनर नहीं चुनता। क्या हुआ? जैंगी ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान अभी भी घना बादलों से भरा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और आसमान ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी रात जैसा अंधेरा था। दैंग शंगतोंग ने कहा, वापस आते वक्त मैंने अपने अंकल से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि यहाँ क्या हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आखिरकार फ्रेमोन्स का स्टाइल देखते हुए वो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले थे। अभी हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस इतना पता है कि जहाँ ये स्पेशल एनर्जी अपीयर हुई है वो जगह काफ़ी फेमस है। ये कहते हुए दैंग शंगतोंग सीधा बैठ गया और उसकी आंखें और तेज हो गई। चेरनोबिल। ये सुनते ही लिविंग रूम में सबके एक्सप्रेशन बदलने लगे। चेरनोबिल बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। पिछली सदी में वहाँ जो न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ था उसे मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर्स में गिना जाता है। जैंगी को उस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसने न्यूज़ और शॉर्ट वीडियोस में उसे देखा था। क्या ये सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? जैंगी ने होठ बीचे, फिर वो हंस पड़ा और बोला, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। साइड से लिंग ने ऐड किया, तुमने जो मेका ए नाम दिया था वो भी वहीं पास में है। फैटी शू ने जोर से हाथ मारा, बस फिर तो कंफर्म है, ये मैकेनिकल सिविलाइजेशन की तरफ से रची हुई साजिश ही है। जैंगी ने अपना हाथ थोड़ा सा टेढ़ा किया, शुक्रिया कॉमरेड शू चुन ले, अगर तुम हमें ना बताते तो हम सब अभी तक अंधेरे में ही रहते। फैटी शू हंसा और फिर सर पीछे से खुजाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सब लोगों ने आंखें घुमाई, लेकिन उस पर कंप्लेन करने के लिए काफी लेजी थे। इस वक्त यांग शिनशिन और लू कैरन शैडो स्पेस के अंदर नए मिले प्लाटो और कैरागार मेकास को स्टडी कर रहे थे। ये बिल्कुल क्लियर था कि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। साथ ही लू कैरन को अंडरग्राउंड मिली डार्क रूम पर भी रिसर्च करनी थी। शॉर्ट टाइम में कहा जाए तो जैसे ही तुम मैकेनिकल सिविलाइजेशन से टकराते हो, तुम्हें पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर ट्रोव है, जिसमें काउंटलेस एडवांस टेक्नोलॉजीज सीखने को मिलती है और मिस्टीरियस और अननोन इंफॉर्मेशन का भंडार छुपा होता है। इसी वजह से लू कैरन और यांग शिनशिन, जो दोनों ही टॉप स्टूडेंट्स थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वो हर रोज़ इनमें इतना डूब जाते थे कि खाना पीना और सोना तक भूल जाते थे। जैंगी इस बिहेवियर को समझ सकता था। जब वो एक वेयर हाउस मैनेजर था तब इन्वेंटरी के दौरान उसे महंगी फॉरेन लिकर के 1 डजन से ज़्यादा एक्स्ट्रा केसेस मिल गए थे, तो उसने खुशी खुशी वो अपने भाइयों के साथ शेयर कर लिए थे। वो भी बिल्कुल वही वाली सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। दूसरे शब्दों में जैंगी बीच वाले सोफा पर बैठ गया था। आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए धीरे से बोला, चेरनोबिल एक बहुत ही स्पेशल जगह है, और अगर इस एंगल से सोचो तो उस वक्त जो दुनिया को हिला देने वाला मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था वो सिर्फ एक सिंपल न्यूक्लियर लीक नहीं था, उसके पीछे कोई और वजह भी थी। दैंग शंगतोंग ने हाथ फैलाकर कहा, इस एरिया में इतनी ज्यादा मिस्टीरियस इवेंट्स हो चुकी हैं। फ्रेमोन्स में लगभग 150 साल पहले हुआ एक्सप्लोजन आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।
आखिरकार अर्ली 20th सेंचुरी में वो डूम्सडे वेपन डेथ ऑफ लव अभी बना ही नहीं था, लेकिन अब की सिचुएशन को देखते हुए अगर किसी ज़्यादा पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का हाथ इसमें हो तो बात काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगती है। जैंगी ने धीरे से आंखें बंद कर ली। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं थी और उसके इन्फॉर्मेशन चैनल्स भी काफ़ी लिमिटेड